वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जो आज ही के दिन, जी हाँ, 26/11 को घटी थी। जी हाँ, एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी 26/11 को हमारे भारत देश में, मुंबई में, जिसकी आज मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान से, वो भी समुद्र के रास्ते, कुछ जो आतंकी थे वो आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला किया था, आतंकी हमला। और उसके चलते क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हमारे सरकार ने, कैसे हमारे लोगों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे एनएसजी जो कमांडोज थे उन्होंने इन सब का सामना किया और कैसे उन सभी को पकड़ा गया था और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई थी, इस सभी घटना में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों इस स्टोरी में। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था। जी हाँ, 26 नवंबर 2008 को हमला हुआ था, लेकिन इसकी जो तैयारी थी, इसकी तैयारी 2007 से ही चल रही थी, एक साल पहले से ही वहाँ पर चल रही थी। अब सबसे पहले इन लोगों ने ये सोचा था कि हम ये मतलब जाएंगे कैसे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया था कि पंजाब की साइड से या कश्मीर की साइड से घुसने का, लेकिन वहाँ से पॉसिबल था नहीं घुसना, और वहाँ से मुंबई आना भी पॉसिबल नहीं था इतनी आसानी से, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर इन्होंने सोचा गुजरात की साइड से घुसने का, तो वहाँ से भी इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। तो प्लान बना कि हम मुंबई के, ये लोग जो है मुंबई के उससे घुसेंगे, रास्ते, समुद्र के रास्ते आएंगे, क्योंकि समुद्र के रास्ते हालांकि इतनी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है, लेकिन चेकिंग होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है जितनी और बाकी सब रास्तों पर हो सकती थी, जहाँ ये फंसने का इन लोगों को डर था दोस्तों। तो होता क्या है कि सबसे पहले ये जो लश्कर है, लश्कर का जो इंचार्ज था वो था हाफिज़ सईद। जी हाँ, हाफिज़ सईद ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, 4 लोगों को बुलाया कि एक प्लान बनाया गया। इस प्लान के तहत उन्होंने जिम्मेदारी जो दी वो थी ज़कीर उर रहमान लकवी को, जो इसका मेन वो बंदा था। उसके बाद जिसका चाचा उर्फ चाचा इसका नाम रखा गया था, और एक था अबू काफ़ा, और एक था अबू हमज़ा, और एक था ज़रार शाह। ये 4 लोग थे जिनको अलग अलग मतलब अपना अपना काम बांटा गया था कि हाँ तुम लोगों को ये काम करना है, इस हिसाब से। फिर इसमें जो हमला है वो मैंने आपको बताया कि 2008 में हुआ था, लेकिन प्लानिंग जो है 2007 में इन्होंने शुरू कर दी थी। और उसके तहत इन लोगों ने 32 लोगों को, जी हाँ, 32 पाकिस्तानी ऐसे लोगों को चुना जो कि मतलब गरीब घर से हों या ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों, थोड़े आवारगर्दी टाइप के हों, और मतलब शादी वादी ना हुई हो, जिनसे जिम्मेदारी ना हो, तो आसानी से उनको भड़काया जा सकता था जिहाद के खिलाफ, मतलब जिहाद के वो नाम देकर या कुछ भी ऐसी चीज़ें बताकर। कश्मीर का सबसे बड़ा नाम इन्होंने दिया, पाकिस्तानियों के ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं, झूठी झूठी चीज़ें, मतलब कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया और उनको ऐसे करके बताया जा सके। ऐसे लोगों को इन्होंने चुना, 32 लोगों को। लेकिन उन 32 में से भी इन्होंने 10 लोगों को चुना। जी हाँ, जो 10 लोग चुने गए थे, उन 10 लोगों में वो भी एक नाम है दोस्तों जो हमारे भारत में मोस्टली सभी लोगों को सभी लोग उस नाम को जानते होंगे। जी हाँ, अजमल कसाब। अजमल कसाब भी उन 10 लोगों में से ही एक था। इनको चुना गया। फिर इन लोगों को चुनने के बाद इनको समझाई गई सारी चीज़ें, इनको बताया गया कि आप लोगों को ऐसे ऐसे अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनके ऊपर क्या क्या जुर्म हो रहे हैं हिंदुस्तान में और भी देशों में, तो आप लोगों को ये करना है। और कश्मीर जो है, कश्मीर में ऐसे ऐसे मतलब आपको जाना है और कश्मीर को बचाना है, कश्मीर को अपने अंडर लेना है। हालांकि इनको मेन जो फोकस दिया गया था वो कश्मीर का दिया गया था कि आपको कश्मीर के लिए लड़ना है, मतलब यहाँ पर जाकर। तो ये सारी चीज़ इनको मेन यही पता था कि हमें कश्मीर के लिए लड़ना है। तो इनको जो है ट्रेनिंग दी गई, इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको 3 फेजेस में ट्रेनिंग दी गई, और वो भी ट्रेनिंग दी गई पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इनको ट्रेनिंग दी गई। पहली ट्रेनिंग जो थी, पहली ट्रेनिंग का नाम रखा गया दौरा सूफा। दौरा सूफा में इनको जो है 21 दिन की इनकी ट्रेनिंग हुई। 21 दिन की ट्रेनिंग में इनको दौड़ना, इनको सिर्फ दौड़ाते रहते थे, और उसके बीच में नमाज़ पढ़ना, खाना खाना, डिनर, बस ये सब चीज़ें थी। बाकी इनका दौड़ाना रहता था, और मतलब फिज़िकल ट्रेनिंग इनकी काफ़ी अच्छी कराई जाती थी। तो वो 21 दिन इनके लिए बहुत ही थोड़े कठिन थे। फिर इनको थोड़ा टाइम की गैप दिया गया, ब्रेक दिया गया। उसके बाद दूसरी ट्रेनिंग इनकी शुरू हुई जिसका नाम था दौरा आमा। दौरा आमा में ट्रेनिंग में 21 दिन की थी। इसमें इनको बंदूकें, हर किस्म की बंदूक चलानी सिखाई गई, हर तरीके की बंदूक चलानी सिखाई गई इनको। राइफल, माउज़र जैसे पिस्टल, और भी काफ़ी सारी AK-47 ये भी चलानी सिखाई गई इनको, और ये सारी ट्रेनिंग दी गई।
फिर इनको गैप दे दिया गया फिर से दोबारा, और ऐसे करके इनको इनकी तीसरी ट्रेनिंग शुरू हुई कुछ दिन की छुट्टियों के बाद। तीसरी ट्रेनिंग का जो नाम था वो था दौरा खास। जी हाँ, ये भी 21 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन इसमें जो है इनको बड़े बड़े हथियार चलाने सिखाए गए, जैसे कि ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, और मतलब कि बड़े बड़े जो लॉन्चर होते, रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीज़ें चलानी सिखाई गई। लेकिन उसके बाद इनको कहीं जाने नहीं दिया गया। इसके बाद इनको कुछ देर टाइम के बाद इनको बोला गया कि आप अपने मतलब घर वालों से मिलना चाहते हैं या कुछ भी है तो आखिरी बार मिलकर आ जाओ, लेकिन इन पर कड़ी नज़र रखी गई। तो अजमल कसाब भी जो है वो भी चला गया अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी माँ को बताया कि मैं मुजाहिदीन बन गया हूँ। तो उसकी माँ ने उसको समझाया, लेकिन वो समझा नहीं, वो उस चीज़ पर अड़ा रहा, और वापस आकर इन लोगों ने अपने वहीं पर आ गए वापस जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद लखवी ने एक टीम बनाई, जो ज़फ़ीर उर रहमान लखवी था, इसने एक टीम बनाई 10 लोगों की, और वो भी दो दो करके, दो दो की टीम बना दी, 5 टीमें। और इनको बोला कि सितंबर 2008 में आया, और सितंबर 2008 में आकर लखवी बोलता है कि तुम्हें मुंबई जाना है। जी हाँ, अब तक इनको कश्मीर बताया गया था कि तुम्हें कश्मीर के लिए लड़ना है, लेकिन इनको बताया गया कि आपको मुंबई जाना है अब। और मुंबई जाने के लिए इनको बताया गया। पहले जो हमले की जो डेट रखी गई थी वो 26/11 नहीं थी, वो पहले 27 सितंबर थी। जी हाँ, 27 सितंबर को तय किया गया था। लेकिन उस वक्त इंडियन मुजाहिदीन की बहुत सारी कुछ मुहिमें चल रही थी, और कुछ इनको पकड़ा जा रहा था, हथियार पकड़े गए थे, काफ़ी सारे बड़े बड़ी चीज़ें पकड़ी गई थी। तो उस टाइम पर इसमें मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में पुलिस काफ़ी अलर्ट पर थी। तो इस वजह से इन्होंने अपने प्लान को ड्रॉप कर दिया उस टाइम पर। फिर इनको छुट्टी दी गई थी। इनको छुट्टी के बाद ये अपने माँ, जैसे मैंने आपको बताया, माँ से मिलने के बाद वापस आए। फिर इनको बोट चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई कि आपको बोट चलानी, क्योंकि पानी के रास्ते जाना है तो आपको बोट चलानी भी आनी चाहिए, जहाज़ चलाना सिखाया गया। फिर ये ऐसे अक्टूबर बीत गया। अक्टूबर बीतने के बाद नवंबर आता है। नवंबर में इनको एक जगह पर रख दिया गया, कराची में। अब कराची में रखने के बाद इनको फिर और भी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई। मुंबई के लोकल भाषा जो है उसकी ट्रेनिंग दी गई, हिंदी की ट्रेनिंग दी गई, मुंबई में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं वो बताया गया, और मुंबई का नक्शा बताया गया, और जहाँ जहाँ पर इन्हें जाना है वो सारी चीज़ें बताई गई। वहाँ पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इनको सिखाई गई एक एक करके। जब ये सारी चीज़ें इनको सिखा दी गई तो 22 नवंबर की रात आती है दोस्तों। 22 नवंबर की रात को कराची के एक घर से लखवी इन लोगों को लेकर बोलता है कि आज ही रात तुम्हें मुंबई पहुंचना है और मुंबई के लिए निकलना है। तो उन्हें लेकर एक बंदरगाह पर पहुंचता है लखवी। वहां से बंदरगाह से इनको लेकर पहुंच जाता है बंदरगाह पर, सॉरी घर से लेकर बंदरगाह, और वहां से इनको गले मिलकर और सभी को बोलता है कि अब तुम्हें मुंबई के लिए रवाना होना है, और मैं तुमसे जुड़ा रहूँगा फ़ोन के ज़रिए। जो हमारे सभी हैं वो तुमसे जुड़े रहेंगे, आका जो हैं बड़े, सभी तुमसे जुड़े रहेंगे, और जो जो होगा वो तुम्हें बताते रहेंगे और तुम हमें बताते रहना। और वहाँ वो बोट में चढ़ गए। बोट में चढ़ने के बाद उन्हें थोड़ा सा आगे चले, आगे चलने के बाद एक बड़ा जहाज़ मिला। उस बड़े जहाज़ में ये लोग चढ़े। फिर उसके बाद आगे चले थोड़ा सा, तो उसके बाद फिर एक और सबसे मतलब बहुत बड़ा जहाज़ मिला। फिर उस बड़े बहुत बड़े मतलब उस जहाज़ में चढ़ गए ये सारे के सारे। उस जहाज़ में चढ़ने के बाद इन्हें बैग्स दिए गए। उन बैग्स में जो सारे हथियार थे दोस्तों, हथियार दिए गए इनको, और हथियार के साथ साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी दिए गए इनको, कि अगर बाई चांस आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से हो, किस लिए हो, क्या हो, तो आप ये बता सकते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए आए हैं। और ये सारी चीज़ें भी इनको बता दी गई, दे दी गई, और हथियार भी उसी में थे। उसके बाद ये लोग वहाँ से बंदरगाह, पोरबंदर से होते होते गुजरात, गुजरात से होते होते ये भारतीय सीमा में घुस जाते हैं। भारतीय सीमा में घुसने के बाद इनको एक जहाज़ मिलता है, कुबेर नाम का छोटा जहाज़ होता है। उस कुबेर नाम के जहाज़ को जो है अमर सिंह चंडेल चला रहा था। अमर सिंह चंडेल एक मछुआरा था। हालांकि ये नॉर्मल सी बात है कि इंडिया के कुछ मछुआरे जो है पाकिस्तान चले जाते हैं, पाकिस्तान के गलती से इसमें आ जाते हैं, तो वो कई बार रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के बाद ऐसे ही अमर सिंह भी था जो रास्ता भटक कर पाकिस्तान चला गया था। तो अमर सिंह चंडेल को वहाँ 6 महीने की सज़ा हुई थी, और उसके बाद पाकिस्तान से छोड़ दिया गया था। हालांकि इतनी जल्दी छोड़ते नहीं है, लेकिन छोड़ दिया गया था अमर सिंह को। फिर ये कुबेर जहाज़ इनको मिलता है। ये उस कुबेर जहाज़ से रास्ता पूछने के बहाने जाते हैं और उसमें चढ़ जाते हैं, और इसको उसमें अपने जहाज़ में भेज देते हैं। फिर उसमें से क्या करते हैं, फिर दोबारा इसको अपने जहाज़ में उसी कुबेर जहाज़ में ले आते हैं।
और ये सारे के सारे अब कुबेर जहाज़ के अंदर थे और उसको बंदी बना लेते हैं अमर सिंह चंडेल को। अब ऐसे करते करते वो पहुंचते हैं, सीमा के अंदर घुस जाते हैं। तो इन्होंने कुछ कोड वर्ड्स रखे हुए थे बात करने के, क्योंकि लगातार बात हो रही थी इनकी हर चीज़ के ऊपर। तो वो कोड वर्ड्स ऐसे थे कि अभी मछली लग रही है, मतलब कि अभी सब कुछ ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद था भाई लोग आ रहे हैं, मतलब कि जो मछुआरे आ रहे हैं इधर उधर से। और फिर तीसरा था यार लोगों से बचकर रहना, मतलब कि इंडियन नेवी से बचकर रहना। और था कि यार लोगों का ग्रुप देखा गया, मतलब कि इंडियन नेवी का ग्रुप देखा गया है, मतलब हमारे जवानों का। फिर था कि मशीन में माल चाहिए, मतलब कि हम मुसीबत में हैं, हमें मदद चाहिए। और अगला था कि बर्फ़ ठीक चल रही है, मतलब कि हम सही, जो नाव है वो सही चल रही है, सब चीज़ें सही चल रही हैं अभी। ये इन्होंने कुछ कोड वर्ड्स बनाए हुए थे। उसके बाद जब ये पहुंच जाते हैं, बहुत आगे आ जाते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि अब मतलब जो ये अमर सिंह है, इसके जहाज़ को भी ये छोड़ देते कुबेर को, लेकिन उससे पहले ही अमर सिंह को मार देते हैं कि कहीं ये चिल्लाना पड़े और सबको पता ना चल जाए। फिर ये स्पीड बोट पकड़ते हैं, स्पीड बोट से ये मुंबई के एक जगह है, मुंबई में कोलावा में ये पहुंच जाते हैं मुंबई के। और वहाँ पर एक मच्छी बाज़ार है, मच्छी बाज़ार में उतरते हैं कफ रोड पर, और वहाँ पर उतर कर ये आगे चलते हैं। अब उससे पहले एक और चीज़ हुई थी, 1993 में ब्लास्ट हुए थे दोस्तों। आप लोगों को शायद पता हो कि 1993 में ब्लास्ट हुए थे। उसी ब्लास्ट में एक संगठन, एक ऑपरेशन बनाया गया था उसके बाद से, कि समुद्री सीमा पर एक बहुत बड़े मतलब सिक्योरिटी रखी जाएगी, हमारी नेवी, पुलिस और मरीन के सभी लोग होंगे, और उनकी बहुत अच्छी चेकिंग होगी सारी चीज़ों की। मतलब एक बहुत ही अच्छा वो बनाया गया था संगठन, और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्वान। जी हाँ, 1993 ब्लास्ट के बाद, क्योंकि उस समय भी जो हथियार थे, जो RDX था, वो समुद्र के उससे ही आया था रास्ते। लेकिन इसको 2006 में बंद कर दिया गया, ये बोलकर कि कोई फ़ायदा नहीं है, कि हमारा पैसा ही ज़्यादा खर्च हो रहा है और कुछ होता नहीं है, कोई ब्लास्ट व्लास्ट भी नहीं हुआ उसके बाद से। 2006 में इस ऑपरेशन स्वान को बंद किया गया, और 2008 में ही ये सब हो गया दोस्तों। अगर वो सब अभी भी चल रहा होता, वो सारी तैनात होते अभी भी जो हमारे जवान थे, जो ये ऑपरेशन था, तो शायद ये 2008 में 26/11 होता ही नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो 2006 में बंद कर दिया गया। उसके बाद जब ये लोग उतरते हैं कफ रोड पर कोलावा में, तो वहाँ के मच्छी बाज़ार में एक, जो इनमें से एक जना था, वो एक औरत से टकरा जाता है। और एक औरत से टकराने के बाद उसकी बहस हो जाती है, वो औरत डांटती है, तो उनमें से एक जवाब देता है कि अपना काम कर। और वहाँ पर 2-4 और लोग थे, तो उनमें से भी इनकी झड़प हो जाती है आपस में। लेकिन उसमें से एक बंदा फ़ोन करता है पुलिस को और कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और ये बहुत अजीब लग रहे हैं, आप आकर इनको चेक कीजिए। लेकिन पुलिस भी उनको ज़्यादा सीरियस लेती नहीं है और उनकी बात को सुनती नहीं है और छोड़ देती है। अगर पुलिस उसी वक्त आकर चेक कर लेती सारी चीज़ें, तो शायद उस वक्त भी बच सकते थे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वहाँ भी ढील हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ उतरते हैं। अब इन्होंने टारगेट क्या क्या चीज़ें बनाई थी, इन्होंने टारगेट बनाया था कि वहाँ से फिर ये क्या करते हैं, मच्छी बाज़ार से निकलकर ये 2-2 की जो टीम बनाई गई थी, उसमें ये टैक्सी पकड़ते हैं और टैक्सी से निकलने लगते हैं। जी हाँ, टैक्सी से निकलने लगते हैं। इन्होंने टारगेट रखा था ताज होटल, ओबरॉय होटल, कोलावा, CST स्टेशन, छत्रपति शिवाजी स्टेशन, और सबसे नज़दीक कोलावा रोड था, तो सबसे पहले ये वहीं जाते हैं जहाँ पर ये नाज़िर सड़क थी। उस नाज़िर सड़क पर ये गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। गोलियाँ इतनी मतलब ज़्यादा उसमें चलाते हैं, और हद से ज़्यादा मतलब ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। और वहीं पास में एक कैफ़े था, उस कैफ़े में भी ये लोग घुस जाते हैं, और वहाँ लोग थे, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, रात शाम का टाइम था, और ये ऐसे करते करते वहाँ पर कई लोगों की मौत हो जाती है। उस गोलियां चलाते चलाते अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। उस समय रात के 9:40 का टाइम हो रहा था, सॉरी 9:40 पर ये सब हुआ था। उसके बाद यहाँ से ये छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पहुँचते हैं। वहाँ पर कसाब और इस्माइल खान 2 जने थे, उनकी टीम, जिन्होंने 10 बजे के आसपास वहाँ पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध गोलियां चलाई, और उस अंधाधुंध गोलियों में 58 लोग वहाँ मारे गए थे दोस्तों। जी हाँ, फिर मरीन ड्राइव के पास ओबरॉय होटल था, उस ओबरॉय होटल में 2 लोग घुस गए और वहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, और वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की मतलब जान चली गई। उसके बाद ये ताज होटल से भी फिर, अब जब पहला हुआ
पहली फायरिंग हुई, उसके बाद लोग पुलिस को फ़ोन खबर मिली तो पुलिस ने सोचा कि ये गैंग वॉर है, क्योंकि उस वक्त पर मुंबई में गैंग वॉर होती रहती थी, काफ़ी आम बात थी। तो पुलिस ने ये सोचा नहीं। फिर दूसरी बार खबर मिली, तब भी पुलिस को यही लगा कि ये आम मतलब गैंग वॉर होगी। लेकिन जब तीसरी बार चौथी बार जब ओबरॉय होटल से, ताज होटल से एक खबर मिली, ताज होटल में भी 4 आतंकवादी घुस गए और वहाँ से भी खबर आई, तब पुलिस को लगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा अटैक है हमारे ऊपर, मतलब आतंकी हमला है ये। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, उसके बाद पुलिस निकली और वो कामा होटल्स में भी ये जाकर इन लोगों ने फायरिंग की। हॉस्पिटल, सॉरी, कामा हॉस्पिटल था वहाँ पर, कामा हॉस्पिटल में ये कसाब और इसके साथी घुसे, लेकिन वहाँ पर पता चल चुका था, तो उन लोगों ने सारी लाइट्स बंद कर दी। अब इनको लाइट बंद होने के बाद कुछ पता ही नहीं चल रहा था, वहाँ का नक्शा ही नहीं था इनके पास। और ये पहली बार मुंबई आए थे, सिर्फ नक्शे के उस पर चल रहे थे, इनको कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ से ये लोग निकल गए। लेकिन जब ये वहाँ से निकले तो पुलिस की जिप्सी जा रही थी, इन्होंने पुलिस की जिप्सी पर फायरिंग करी और उसी बदकिस्मती से उसी पुलिस की जिप्सी में जो पुलिस के सीनियर अफसर थे, सीनियर ऑफिसर्स थे, वो सभी बैठे हुए थे, जिसमें से एटीएस के चीफ थे हेमंत करकरे और कामत साहब थे और विजय सालस्कर थे जो सीनियर इंस्पेक्टर थे। जी हाँ, इन सभी की मौके पर ही मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए थे दोस्तों, क्योंकि इन सभी के पास AK-47 जैसे हथियार थे और मुंबई पुलिस इनका सामना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास उस समय पर कुछ ऐसे हथियार नहीं थे जो उनका सामना कर सके ऐसी चीज़ों का। तो यहाँ भी वो फिर ये पुलिस की जीप लेकर निकल जाते हैं यहाँ से, और एक बताया जाता है कि रास्ते में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहाँ के पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन के लाइट्स और सारी चीज़ें बंद कर दी जो, और उन्हें लगा कि पुलिस स्टेशन में कोई है नहीं, इसलिए वो पुलिस वाले बच गए, वरना शायद वो पुलिस स्टेशन में घुसकर भी फायरिंग कर सकते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि AK-47 का उस वक्त पर इनके पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। और सारे आतंकवादियों जितने भी थे उनके पास, सभी के पास AK-47 थी। अब ये परेशानी थी हमारे मुंबई पुलिस के सामने। उसके बाद और भी ज़्यादा हमले शुरू कर दिए इन लोगों ने। खबर आती है कि विलय पार्ले एक जगह है, विलय पार्ले में भी टैक्सी में ब्लास्ट हुआ है, मडगांव में भी टैक्सी में फिर दोबारा ब्लास्ट हुआ, मेट्रो सिनेमा पर फायरिंग करते रहे, वहाँ पर लोगों की मृत्यु हो गई, विधान भवन है वहाँ पर फायरिंग करी, वहाँ पर भी लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद जवाबी हमले में जो इन्होंने पुलिस की जिप्सी ली थी वो भी पंचर हो गई थी, तो इन्होंने एक स्कॉडा गाड़ी ले ली। उस स्कॉडा गाड़ी में 3 लेडीज़ बैठी हुई थी, लेकिन कसाब और उनके साथियों ने लेडीज़ को जाने दिया तीनों को और उनकी गाड़ी जब्त कर, मतलब गाड़ी छीन ली। उसके बाद ये गिरगांव एक इलाका है, वहाँ गए, वहाँ पर भी फायरिंग करी, वहाँ पर पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। अब ऐसे करते करते इन्होंने सारी जगह बहुत सारी फायरिंग कर दी। अब ये उसमें काफ़ी सारे मतलब ये भी मर गए, 2 आतंकी भी मर गए थे इनमें, इन्हीं हमलों में। अब बचे कितने, ओबरॉय में 4 आतंकवादी थे, ताज में 4 आतंकवादी थे, ओबरॉय में 2 थे और इसमें निर्मन हाउस में भी 2 आतंकवादी थे दोस्तों। तो अब ये जब होने लगा, अब ऐसे होते होते ये सारी चीज़ें जब घटी तो 3 घंटे बीत चुके थे इन सब चीज़ों को। 3 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार को लगा कि ये बहुत बड़ा हमला है हमारे ऊपर और उन्होंने एक्शन लिया। 3 घंटे बाद उन्होंने दिल्ली में फ़ोन किया, दिल्ली को कॉल आता है कि हमें मदद चाहिए, जी हाँ हमें मदद चाहिए और NSG के कमांडोज़ को भेजा जाए। अब दिक्कत ये थी कि मुंबई में एक भी NSG कमांडो का कैंप नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पर। मुंबई के, महाराष्ट्र के जो मरीन कमांडोज थे उनको बोला गया, मरीन कमांडोज को भी मुंबई से आने में 2.5 घंटे का समय लगा था दोस्तों। और जब ये मुंबई से दिल्ली फ़ोन आया, दिल्ली ने मतलब इंतज़ाम करने का सोचा, तो जो अपने दिल्ली में भी NSG कमांडो का कैंप है वो मानेसर में है। मानेसर यहाँ दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर स्थित है। तो उसके बाद यहाँ से पता चला कि जो एयरक्राफ्ट है ले जाने का, ट्रांसपोर्टिंग एयरक्राफ्ट कमांडोज को, वो खुद ही चंडीगढ़ में है। अब चंडीगढ़ में से लाना मुश्किल था। पता चला कि पालम एयरपोर्ट पर एक प्लेन खड़ा है, जी हाँ, उस प्लेन को जल्दबाजी में तैयार किया गया, रिफ्यूलिंग की गई और जितने एयर क्रू थे, क्रू भी छुट्टी पर थे, उनको भी बुलाया गया अर्जेंट में। अब ले जाना था 320 कमांडोज को, लेकिन वो प्लेन छोटा था तो सिर्फ 120 कमांडोज ही जा पाए। जी हाँ, 120 कमांडोज को ही भेजा गया। अब यहाँ से जाने में ही मुंबई तक पहुँचने में 3 घंटे लग गए थे उस प्लेन को। हालांकि नॉर्मली 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन उस प्लेन को 3 घंटे लग गए थे पहुँचते पहुँचते।
अब ऑलरेडी 3 घंटे बीत चुके थे, प्लेन को आने में 3 घंटे लग गए मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ, और वहाँ से भी अभी उन्हें जाना था आगे। उसके बाद जो था मरीन ड्राइव से, मरीन कमांडोज भी वहाँ पहुँचे 2.5 घंटे में। अब दिक्कत क्या आ रही थी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हुई, जो एनएसजी कमांडोज थे हमारे, एनएसजी कमांडो यहाँ से मुंबई पहुँचे 27 नवंबर को, क्योंकि रात में ये सारी चीज़ें हुई थी। 27 नवंबर की सुबह को वो पहुँच गए थे वहाँ। अब दिक्कत ये हुई कि जो सारी मीडिया भी वहाँ पहुँची हुई थी। अब मीडिया जो लाइव दिखा रही थी सारी चीज़ें, अब लाइव जो था वो पाकिस्तान में भी लाइव जा रहा था, और वो लोग आपस में फ़ोन पर बात कर रहे थे पाकिस्तान से। तो वो सारी चीज़ें उनके जो वो थे आका, वो आतंकवादियों को बता रहे थे कि अब एनएसजी कमांडो यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस अब ये कर रही है, बाहर ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तुम वहाँ जाओ, तुम ये करो, तुम ऐसे करो। तो ये सारी चीज़ें लाइव पता चल रही थी उन लोगों को अंदर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कि ये चीज़ ऐसे हो रही होगी। उसके बाद एनएसजी कमांडो और एटीएस को भी इनकी वो मिल गई थी, एटीएस को इनकी जो बात हो रही थी उसका फ़ोन टैप कर लिया था। लेकिन वो एटीएस भी एनएसजी को ये नहीं बता पाई कि आप मतलब इनको ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ऐसे मत करो, वो मत करो। तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप आ गया बहुत ज़्यादा। इसके बाद एनएसजी के कमांडोज को ये भी नहीं पता था, उनको कोई नक्श, जब वो वहाँ पहुँचे तो ताज होटल का, ओबरॉय होटल का या निर्मल हाउस का कोई मैप ही नहीं पता था, नक्शा ही नहीं पता था कि जाना कैसे है, करना क्या है, कहाँ जाना है। तो वो चीज़ें समझाने में भी बहुत टाइम बीत गया। और दूसरी बात ये हुई दोस्तों कि कम्युनिकेशन गैप एटीएस और कमांडो के बीच भी एक बहुत बड़ी जो इसका टाइम था वो खा गई। इसके बाद 59 घंटे लगे इस ऑपरेशन को ख़त्म करने में दोस्तों। जी हाँ, लेकिन उस 59 घंटे में बहुत ज़्यादा तबाही हुई। 166 लोग मारे गए, जिसमें से ताज में 31 लोग मारे गए, निर्मल हाउस में 7 लोग मारे गए, ओबरॉय में 30 लोग मारे गए, विलय पार्ले में 5 लोग मारे गए, गिरगांव में जो था 1 लोग मारे गए, मडगांव में 3 लोग मारे गए, मेट्रो सिनेमा में 10 लोग मारे गए, कामा हॉस्पिटल में 5 लोग मारे गए, और विधान भवन में 9 लोग मारे गए। जी हाँ दोस्तों, ये 166 लोग हमारे उस दिन ऐसे ही मतलब मारे गए थे इन सब चीज़ों में। और ऑपरेशन ख़त्म हुआ 28 नवंबर को दोस्तों। जी हाँ, सुबह मतलब 8:30 बजे जो है, रात के 8:30 बजे निर्मल हाउस को खाली कराया गया, सब कुछ क्लियर कराया गया। उसके बाद ओबरॉय होटल को 28 नवंबर के दोपहर तक 3 बजे तक खाली कराया गया, और ताज को सबसे आखिरी में खाली कराया गया, मतलब सब कुछ क्लियर कराया गया। और उस वक्त ताज होटल में 96% जो है कमरे बुक थे, मतलब कि ऑलमोस्ट सभी कमरे बुक थे, इतने ज़्यादा गेस्ट थे, और उसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे। तो इस तरह से उसको बचाया गया। लेकिन हमारे कमांडोज़ का, हमारे पुलिस फोर्स का और सभी के जज्बे को सलाम है दोस्तों। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी फिर भी सभी लोगों को जितना हो सकता था उतना बचाया अपनी मेहनत करके। और देखिए, जो होता है जो हुआ वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, उन सभी को हम जज्बे को सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी अपने आप को संभाला, और उन सब चीज़ों को संभाला, और लोगों की जान बचाई, और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपने काम को आगे रखा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।